हेलो एंड वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। मेरा नाम है शनिक भंडारी और आज के ताज़ा खबर के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, जहां हम देखने वाले यूरोपियन यूनियन के कार रजिस्ट्रेशन नंबर्स। ईयू का जो टोटल कार रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फरवरी मंथ में डिक्लाइन हुआ है बाय 3.4% ऑन अ ईयर बेसिस। जर्मनी में 6.4% और इटली में 6.2% के डिक्लाइन के वजह से ओवरऑल यूरोपियन यूनियन का जो नंबर है वो 3.4% से डिक्लाइन हुआ है। यही ट्रेंड हमने लास्ट मंथ में भी देखा था, जनवरी में भी सिमिलर ईयर ग्रोथ में जो था वो नेगेटिव साइड पे था। और जर्मनी जो था वो वन ऑफ द बिगेस्ट डिक्लाइन वहाँ पे इस कंट्री में देखने को मिली थी। एक और सिमिलर ट्रेंड जो लास्ट मंथ से कैरी फॉरवर्ड हुआ है वाज द एडॉप्शन ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो ग्रोथ है वो 24% से बढ़ा है टोटल नंबर। एंड नाउ द ओवरऑल मार्केट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैज़ इंक्रीज टू 15.4%। अगर हम लास्ट 2 मंथ्स की बात करें, यानी कि जनवरी एंड फरवरी में, तो ओवरऑल 28% से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेल बढ़ा है। एंड मेजरली जो ग्रोथ है वो जर्मनी, बेल्जियम एंड नेदरलैंड्स, जो टॉप 4 जो यूरोपियन नेशंस में कार रजिस्ट्रेशन यहाँ पे होते हैं, तो टॉप 4 मार्केट्स में ये जो 3 मार्केट्स हैं यहाँ पे सब्सटैंशियल इलेक्ट्रिक व्हीकल का एडॉप्शन देखने को मिला है। ओवरऑल जो कार रजिस्ट्रेशन के नंबर में डिक्लाइन देखने को मिला है, दैट हैज़ बीन अ रिजल्ट ऑफ द पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस। एंड अगर रिसेंटली जो रेट कट है वो भी पॉज किया गया है, तो अगेन लोन्स जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। एंड नाउ द फोकस इज मोर ऑन कर्बिंग इन्फ्लेशन एंड लुकिंग एट व्हाट द टैरिफ इम्पैक्ट इज फ्रॉम द यूएस। सो अगेन ये सारी चीज़ें भी इम्पैक्ट करेगी ओवरऑल इकोनॉमी को गोइंग फॉरवर्ड। ये जो नंबर्स आए हैं इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है फॉर द ER&D प्लेयर्स इन इन इंडिया। सो KPIT, टाटा एलेक्सी एंड LTTS जैसी जो कंपनीज है, इनके लिए ये जो डिक्लाइन है ये अच्छी खबर नहीं है। इंडिया एंड सिंगापुर ने एक ग्रीन एंड डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर साइन बनाने की बात करी है। यहाँ पे एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है दोनों ही कंट्रीज में। सो ये जो कॉरिडोर रहेगा इसका मेजर फोकस वुड बी टू टू इम्प्रूव द मैरीटाइम डिजिटलाइजेशन एंड डीकार्बनाइजेशन। सो इंडिया के तरफ से ये फोकस किया जाएगा कि यहाँ पे डिजिटल इंटीग्रेशन जितना ज़्यादा से ज़्यादा ला सके इस पर्टिकुलर सेगमेंट में उसे बढ़ाया जाए। एंड कई सारे दूसरे कंट्रीज से भी यहाँ पे कोलैबोरेशन किया जाएगा, जिसमें जो इंडिया का मैरीटाइम वर्कफोर्स है उनको अपस्किल करने की बात यहाँ पे कही गई है। एंड ये जो कॉरिडोर रहेगा इट वुड ऑपरेट बिटवीन द रोटरडाम पोर्ट एंड वेरियस पोर्ट्स इन इंडिया। सो यहाँ पे एक न्यू कोलैबोरेशन इन दोनों कंट्रीज ने किया है। इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे एंड सबसे बड़ी न्यूज़ जो है कल जो आई थी दैट वाज रिगार्डिंग द पावर डिमांड सर्ज। सो 2025 में 9 to 10% का पावर डिमांड सर्ज देखने को मिल सकता है, स्पेशली इन द पीक समर सीजन। 2024 की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर पावर डिमांड भी काफ़ी बढ़ी थी बिकॉज ऑफ हाई हीट वेव्स। एंड हीट वेव्स के चलते पावर डिमांड भी बढ़ी थी बिकॉज कूलिंग प्रोडक्ट जैसे एसीज जो है उनका यूसेज ज़्यादा होता है एंड दैट इज़ वाई पावर डिमांड इज़ ऑल्सो हाई। अगर 2024 के पीक पावर डिमांड की बात करें तो दैट हैज़ क्रॉस 250 गीगावाट्स ए ऑन May 30th, जहाँ पे जो एस्टिमेट से भी 6% से ज़्यादा का ये नंबर था। ओवरऑल यहाँ पे नंबर ऑफ हीट वेव्स जो है वो लास्ट 15 ईयर्स में सबसे ज़्यादा थे इन 2024। एंड दैट इज़ वाई द ओवरऑल डिमांड इन पावर वाज ऑन अ हायर साइड। एंड नाउ सिमिलर पावर डिमांड इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड विच इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर दिस समर सीजन। इसका जो अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे तो सबसे पॉजिटिव अगर हम कोई चीज़ देख सकते हैं यहाँ पे तो ये होगा एसी इंडस्ट्री के लिए। ऑल्दो रूम एसी की इंडस्ट्री जो है वो ऑलमोस्ट 50-60% से बढ़ी है इन 2024, जो पीक ईयर था। उसके बावजूद यहाँ पे और बेटर पेनिट्रेशन की ज़रूरत है। अगर हम करंट पेनिट्रेशन देखें एसी का दैट इज़ अराउंड 8%, वेरएज डेवलप्ड कंट्रीज में एसी पेनिट्रेशन इज़ अराउंड 90%। सो ये जो एसी का लो पेनिट्रेशन है एंड जो हमने हमारे एनवायरनमेंट की अगर हम करें तो हीट वेव्स जैसे जैसे बढ़ती जा रही है तो एसी का डिमांड बढ़ेगा, एसी का डिमांड से पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। एंड दैट इज़ वाई पावर ग्रोथ या पावर डिमांड जो है वो
बढ़ती हुई नजर आएगी। ओवरऑल अगर हम मिक्स देखें पावर का, तो हाउस होल्ड्स में 28% का यहाँ पे ओवरऑल पावर डिमांड का फॉर्म करता है, वेरएज इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर से 33 एंड 19% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की जाती है। अगर हम हाउस होल्ड की बात करें तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ यहाँ पे हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में ही हुई है इन द लास्ट डेकेड। आरबीआई ने अपने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स को बढ़ाया है। सो न्यू नॉर्म्स, न्यू एडिशनल एडिशंस इस सेगमेंट में किए गए हैं। सो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग या पीएसएल नॉर्म्स जिसे कहते हैं, वो बेसिकली एक मैंडेट होता है आरबीआई की तरफ से कि बैंक्स जो है वो कुछ स्पेसिफिक सेगमेंट्स को प्रमोट करे, वहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा दे, सो दैट ओवरऑल इन सेगमेंट्स के भी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बेहतर रहे। सो मेजर अगर हम पीएसएल सेगमेंट्स की बात करें तो दैट इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, एमएसएमईज, एजुकेशन, हाउसिंग एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स। सो रिजर्व बैंक ने अभी बताया है कि 1 अप्रैल से न्यू जो नॉर्म्स है वो इंकॉर्पोरेट किए जाएंगे। एंड व्हाट आर दीज नॉर्म्स? तो सबसे पहले हो जो होम लोन्स है एंड जो रिन्यूएबल एनर्जी रिलेटेड लोन्स है, उनकी लिमिट जो है उन्हें बढ़ाई बढ़ाई गई है। सो हाउसिंग पे आरबीआई ने फोकस किया है कि मोर मोर हाउसिंग लोन शुड बी गिवन, एंड इसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी प्रमोट करने की बात यहाँ पे की गई है। इसके अलावा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उनको उन्हें कहा गया है कि जो पीएसएल का जो टोटल टारगेट है वो 60% पे लाया जाएगा एज कम्पेयर टू 65% ऑफ द नेट बैंक क्रेडिट। अगर ओवरऑल रूल्स की अगर हम बात करें तो करेंटली कमर्शियल बैंक्स जो डोमेस्टिक बैंक्स है या फॉरेन बैंक्स है जिनकी मोर देन 20 ब्रांचेस है इन इंडिया, सो दे मस्ट एलोकेट 40% ऑफ द एवरेज नेट जो बैंक क्रेडिट होता है उसका 40% दे शुड एलोकेट टू द प्रायोरिटी सेक्टर्स। इसके अलावा रूरल रीजनल रूरल बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैव 75% टारगेट फॉर पीएसएल, एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैव डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरियाज। सो ये जो पीएसएल गाइडलाइंस बढ़ाई गई है, जो नॉर्म्स यहाँ पे चेंज किए गए, तो इसका रीज़न ये है कि जो क्रिटिकल एरियाज है, जो सेगमेंट्स जहाँ पे डेवलपमेंट होने की ज़रूरत ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा क्रेडिट आए, एंड अगर क्रेडिट ज़्यादा आएगा तो वहाँ पे ग्रोथ भी पुश की जा सकती है। सो ओवरऑल एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का थॉट प्रोसेस इस पीएसएल नॉर्म्स के पीछे रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। कल आप लोगों ने एक न्यूज़ पढ़ी होगी या सुनी होगी कि स्टार हेल्थ को आईआरडीएआई, ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है, तो उनके तरफ से एक इंस्पेक्शन में कुछ ऑब्जर्वेशंस पाए गए कि देयर आर सम इरेगुलरिटीज इन द क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस। इसके साथ साथ सिर्फ स्टार हेल्थ ही नहीं, अराउंड 8 से 10 जनरल एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में भी इंस्पेक्शन किए गए हैं, एंड द फोकस वाज ऑन क्लेम सेटलमेंट, अप्रूवल एंड क्वेरीज। सो जो भी क्लेम रिलेटेड चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पे इंस्पेक्शंस किए गए हैं, ऐसी न्यूज़ आ रही थी। तो इसके रिगार्डिंग स्टार हेल्थ ने एक यहाँ पे रिस्पॉन्स फाइल किया है ऑन द एक्सचेंजेस कि ये जो भी न्यूज़ है इस ये बेसलेस है, दिज आर ऑल स्पेक्युलेटिव अजम्पशंस, एंड आईआरडीआई के तरफ से अभी तक के कंपनी को कोई भी गाइडलाइन, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन आया नहीं है। कंपनी ने ये कहा है कि ऑडिट्स तो आईआरडीआई के होते ही रहते हैं, इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बिजनेस। सो अभी भी कंपनी को कोई एज सच यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन फॉर्मल तरीके से आया नहीं है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे। ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट एक इंसॉल्वेंसी प्ली फाइल करी गई थी कुछ कुछ दिनों पहले। सो रोजमर्टा ग्रुप के द्वारा एक इंसॉल्वेंसी क्लेम यहाँ पे फाइल किया गया था बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज। सो ये क्या है, क्या बिजनेसेस है वो समझते हैं, लेकिन सबसे पहले अगर हम नॉर्मल ऑटो सेगमेंट्स की बात करें तो ऑटो व्हीकल डीलर्स, ऑटो मेकर्स जो है वो डीलर्स के थ्रू सेल करते हैं, एंड ये जो डीलर्स है वही व्हीकल रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं। बट ओला इलेक्ट्रिक जो है वो डीलर्स से सेल नहीं करते, उनके खुद के सेल स्टोर्स है, एंड दैट इज वाई दे हैव आउटसोर्स द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस टू टू कंपनीज, जिसमें से एक है रोजमर्टा ग्रुप। सो रोजमर्टा ने कुछ ड्यूज नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज के चलते ओला इलेक्ट्रिक के अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी क्लेम फाइल किया था। सो ओला इलेक्ट्रिक ने अपने सारे ड्यूज क्लियर कर दिए हैं, एंड अभी ये ड्यूज पेमेंट होने के बाद रोजमर्टा ग्रुप ने जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीड्स यहाँ पे फाइल किए थे तो उसे भी विड्रॉ कर लिया है।
कंपनी का ये भी कहना है कि जो डिफरेंसेस थे इन द वाहन रजिस्ट्रेशन एंड द कंपनी रिपोर्टेड सेल्स नंबर्स दैट विल बी रिजॉल्व इन मार्च। कंपनी ने ये बताया कि ऑलमोस्ट 40-50% ये जो रजिस्ट्रेशन का बैकलॉग था वो ऑलरेडी क्लियर हो चुका है एंड रिमेनिंग वुड बी क्लियर्ड इन मार्च इटसेल्फ। द नेक्स्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द गोदरेज ग्रुप। सो गोदरेज एंटरप्राइजेस का जो ग्रुप है उन्होंने बताया कि इस साल यानी कि FY 25 में दे आर expecting more than 100% growth in the AC sales volume. So around 6.7 लाख यूनिट्स से उनका जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 14 लाख यूनिट्स पे आ चुके हैं फॉर FY 25, विच इज अ मोर देन 100% ग्रोथ इन द इंडस्ट्री। ओवरऑल मार्केट शेयर के बारे में बताते हुए कंपनी ने कहा है कि नाउ दे आर स्टैंडिंग एट अराउंड 10% मार्केट शेयर। सो गोदरेज एंटरप्राइजेस के जो बिजनेस हेड है मिस्टर कमल नंदी, उन्होंने ये भी बताया कि इंडस्ट्री ग्रोथ जो है FY 25 में काफ़ी रोबस्ट रही थी। ऑलमोस्ट 60% की ग्रोथ ब्रॉडर बेस्ड यहाँ पे देखने को मिली थी। FY 26 के बारे में बात करते हुए कंपनी ने कहा कि ये जो ग्रोथ रहेगी FY 25 की जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है वो FY 26 में नहीं रहेगी, बट फिर भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दे आर प्रोजेक्टिंग। ऑलमोस्ट 50% का ग्रोथ दे आर एक्सपेक्टिंग इन FY 26। एंड दे हैव ऑल्सो सेड कि जो इंडस्ट्री है जिसका बेस FY 25 में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, उसके बावजूद भी दिस 50-60% ग्रोथ के बावजूद भी एक और बार जो इंडस्ट्री है 30-35% ग्रोथ देख सकती है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के मैनेजमेंट ने भी बताया था कि जो कंप्रेसर के इश्यूज, कंप्रेसर शॉर्टेज के इश्यूज जिसके बारे में काफ़ी सारी बातें हो रही थी, तो अभी इस सीजन में कंप्रेसर इश्यूज इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। कोल इंडिया एंड गेल, ये जो दो कंपनीज है, दो PSUs है, इन्होंने एक JV फॉर्म किया है इन द नेम ऑफ कोल गैस इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया का 51% स्टेक एंड गेल का 49% स्टेक रहेगा इस JV में। एंड दिस JV इज इनकॉर्पोरेटेड टू मैन्युफैक्चर SNG और सिंथेटिक नेचुरल गैस। सो सिंथेटिक नेचुरल गैस कई सारे फॉर्म से बनाई जाती है जिसका एक बेस होता है कोल। एंड कोल को यूज करके यहाँ पे मीथेन का प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिसके अगेन आगे जाके मल्टीपल एप्लीकेशंस हो सकते हैं। सो अभी यह एक JV फॉर्म हुई है, बट यहाँ पे कितना केपेक्स करने वाले, कितना इन्वेस्टमेंट्स होने वाला है, इसके बारे में अभी तक के दोनों भी कंपनी ने कोई भी फाइलिंग नहीं की है, कोई भी डिटेल्स यहाँ पे कंपनीज ने बताई नहीं है। लेकिन ये जो JV है उसको कोल मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूवल मिल चुका है। So the next news is regarding Zepto. Zepto is in talks to sell $250 million worth of stake in via secondary sale. So Zepto जो है वो अपना IPO लाने की बात कर रही है इन 2025 एंड और बाय अर्ली 2026। तो उसके पहले यहाँ पे अराउंड $250 million का स्टेक सेल की बात यहाँ पे हो रही है। ओवरऑल वैल्यूएशंस अगर हम देखें तो रिसेंट फंड रेज जो कंपनी ने किए हैं वो अराउंड $5 billion के वैल्यूएशन पे हुए हैं। एंड ये जो सेकेंडरी सेल होगा वो भी अराउंड सिमिलर वैल्यूएशंस पे होने वाला है। सो इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्राइवेट इक्विटी आर्म्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड ईडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज, ये दोनों ही ये दोनों ही कंपनीज के प्राइवेट इक्विटी में के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की जाएगी। एंड ये जो स्टेक सेल होगा वो कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज़ एंड अदर इन्वेस्टर्स के द्वारा किया जाएगा। सो कंपनी ने मोटिव बताते हुए बताया है कि जो करेंटली इंडियन शेयर होल्डर्स जो है वो सिर्फ 33% ओन करते हैं ओवरऑल कंपनी का, एंड दे वांट टू इंक्रीज दिस टू 50%, मोर देन 50% बिफोर द IPO। अगर हम प्रमोटर की बात करें तो दोनों प्रमोटर्स मिलके लगभग 20% और 1/5 ऑफ द कंपनी दे होल्ड इन दिस कंपनी। जेप्टो के बिजनेस की बात करें तो जेप्टो ग्रॉसरी डिलीवरी स्पेस में ऑपरेट करता है। यहाँ पे जोमेटो सबसे बड़ी कंपनी, जोमेटो ब्लिंकिट के द्वारा ये बिजनेस चलाती है। इसके अलावा स्विगी इज ऑल्सो इज इन दिस बिजनेस। एंड अदर कंपनीज की अगर हम बात करें तो टाटा ग्रुप का बिग बास्केट है, फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन जैसी कंपनीज भी इस सेगमेंट को टारगेट कर रही है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का ये न्यूज़ वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने व्यूज़ को कमेंट्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बने रहिए यज्ञ इन्वेस्टमेंट अकेडमी के साथ। थैंक यू।